तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल तन्मय क्लासेस में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं, आप लोग भी लाइव आ जाइए। और आज की क्लास में हम सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। जो आपके बिहार बोर्ड परीक्षा में सीधे आएगा, ठीक है। तो जो जो आज क्वेश्चन पढ़ाएंगे ना, वो प्लीज आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। वैसे आपको याद नहीं करना पड़ेगा, हम खुद से आपको समझा देंगे, ठीक है। खुद से आपको समझा देंगे, आपको क्लियर रहेगा, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आज जो जो क्वेश्चन लेके आए हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन है और वो चैप्टर 1, 2, 3। तो कोशिश रहेगा कि आपको हम चैप्टर 1, 2 कंप्लीट कर दें आज, ठीक है, हिस्ट्री का। तो आपको हिस्ट्री पढ़ना है और इतिहास में, हिस्ट्री में 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और प्लीज कंटिन्यू बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो पढ़ाएंगे ना भी, वो आपके हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा और वो क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड परीक्षा में देखेंगे, मिलेंगे, ठीक है। अगर आप लोग ये क्वेश्चन कर लेते तो ठीक है। तो बिना क्लास को लेट करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम कम बचा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सवाल, ठीक है। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन आपका आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपका आएगा कि राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। आप लोग लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा। क्वेश्चन यही पूछेगा कि राष्ट्रवाद क्या है। और ये क्वेश्चन जो है ना आपका, ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन जो भी बताएंगे, वो हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स वाला होगा। जो जो जैसे जैसे बता रहे वैसे आप लोग पढ़िएगा, आपका अच्छा नंबर आएगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा जो छूट जाएगा, कोई नहीं छूटेगा, सब बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रवाद क्या है सर? तो लिखेंगे अपने देश के प्रति प्रति प्रेम की भावना, देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद कहते हैं। अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो आप लोग बोलिएगा कि अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को क्या कहते हैं सर? राष्ट्रवाद कहते हैं। तो जब भी कोई पूछते कि राष्ट्रवाद क्या, तो लिखेंगे अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कहेंगे, तो ये क्वेश्चन में लिख दीजिएगा कि अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। हर एक इंसान अपने देश से प्यार करता है। जैसे हम लोग हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। जो जिस जगह का होगा वो अपने देश को प्यार करेगा। मतलब कि हर एक इंसान के अंदर क्या होता है? राष्ट्रवाद की एक भावना छुपी होती है, ठीक है। तो राष्ट्रवाद क्या है? तो बोलेंगे अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को, भावना बोला है ना, भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन आपका जो पूछा जाएगा आपसे, हमसे पूछा जाएगा कि मेजनी, मेजनी कौन था? ये आप लोगों को याद भी होगा, और जिनको याद नहीं होगा ना, वो लोग प्लीज देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन आएंगे, ये भी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेजनी कौन था? तो लिखिएगा, तो लिखिएगा मेजनी, मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक, गणतांत्रिक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का, विचारों का समर्थक और समर्थक और योग्य सेनापति था, सेनापति था। उसमें, उसमें आदर्श गुण अधिक एवं 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 व्यवहारिक गुण कम थे, ठीक है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि मेजनी कौन था, तो आप लोग बोलिएगा मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। उसमें क्या था? आदर्श गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम था। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि मेजनी कौन था, तो लिख दीजिएगा एग्जाम में कि मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मेजनी में आदर्श गुण अधिक एवं व्यवहारिक गुण कम था। मतलब उसके पास जिंदगी जीने के लिए जो गुण होता है ना, मतलब कि हम लोग जिंदगी जीते, तो हम लोग को क्या है कि ये सही है, ये गलत है, कोई क्या बोल रहा है, वो सही है, गलत है, उसका उसको पहचान नहीं था। लेकिन उसमें क्या था? आदर्श गुण अधिक था, ठीक है। तो मेजनी कौन था? तो सर मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। उसमें आदर्श गुण अधिक एवं व्यवहारिक गुण कम थे। क्लियर होगा? ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे और ये आपको लिखने आना चाहिए। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो रटना होगा। हर एक क्वेश्चन आपका मुंह पे जबान पे याद हो जाएगा, ठीक है। मेरे बातों को अगर अच्छे से सुनते हैं, वीडियो को प्लीज स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को कट करके मत जाइएगा, क्योंकि ये आपको पता है कि जो क्वेश्चन आपको याद है वो याद है, जो नहीं याद होगा वो क्वेश्चन भी आगे आएगा ना। तो पूरे क्वेश्चन को देखिए, पूरे वीडियो को देखिए, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है आपका कि, अगला क्वेश्चन है आपका कि जर्मनी के एकीकरण,
की क्या बाधाएं थी। जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। ये भी 2 मार्क्स वाले हैं, मतलब बाधाएं थी या दोष था। तो जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी, क्या दोष थी, तो हम लिखेंगे जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित हैं। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित हैं। पहला है आपका, पहला क्या सर, जर्मन लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, मतलब इसका पहला गुण क्या है, दोष क्या है कि सर जर्मन लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। दूसरा है इसका, दूसरा मैटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति थी। ठीक है, और इसमें क्या था, दूसरा मैटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति थी। मतलब ये कहना चाह रहा है कि सर जर्मनी के एकीकरण की क्या क्या बाधा थी, मतलब दोष क्या क्या दोष था। तो आप लोग बोलिएगा कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित हैं। पहला है जर्मन लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा था। मतलब क्या था कि जर्मन जो है ना वो 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या हुआ था, बांटा हुआ था। जैसे इंडिया है तो इंडिया में देखिए कितना स्टेट है, कितना राज्य है, कितना राजधानी है, तो वही वैसे ही जर्मन लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा था। ये क्या था, जर्मनी के एकीकरण का एक बाधा था कि वो बांटा गया था, इसको बटाना नहीं चाहिए था, ऐसा बोलना चाह रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो जर्मनी की एकीकरण की बाधा निम्नलिखित है। पहला जर्मन लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। दूसरा मैटरनिख की प्रतिक्रियावाद नीति। अब जो मैटरनिख था, तो मैटरनिख कौन था, तो सर मैटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और उसका जो है ना इस नीति में क्या था, इस जर्मनी के एकीकरण में इसका जो नीति था वो क्या था, प्रतिक्रियावादी नीति था। ठीक है, इसके मतलब कि इस एकीकरण में उसका क्या था, नीति जो था वो प्रतिक्रियावादी था। और मैटरनिख कौन था, तो मैटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं और आप लोग को बनाना होता है। ठीक है, तो आते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि मैटरनिख युग क्या है। आप क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैटरनिख युग क्या, तो आप लोग लिखिएगा मैटरनिख ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया है। देखिएगा मैटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मैटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। उसमें मैटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। उसने 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक यूरोप की राजधानी में यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी के युग को मैटरनिख युग कहा जाता है। ठीक है, यानी कि बोल रहा है कि मैटरनिख युग क्या है, तो आप लोग लिखिएगा मैटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। उसने 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी के युग को मैटरनिख युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैटरनिख युग कहा जाता है। ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहे हैं ना, मेरे हिसाब से तो आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, हम बड़ा करके लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे कि मैटरनिख युग क्या, तो लिखिएगा मैटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। उसने 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी के युग को मैटरनिख युग कहा। तो मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैटरनिख युग क्या है, तो आप लोग लिखिएगा मैटरनिख क्या था। सबसे पहले मैटरनिख कौन था, तो मैटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था।
उसने 1815 डेट याद रखिएगा, 1815 से 1848 ईस्वी तक किसकी राजनीति में, यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी के युग को मैटरनिक युग कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आपका 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण बतावे। फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या है, कारण बतावे। ठीक है सर। देखिए अब हम इसका लिखते हैं, इसको जो है ना रेड से नहीं लिखते हैं, हम इसको हम ब्लैक से ही लिखते हैं। ठीक है, ब्लैक से ही लिखते हैं। ठीक है कि 1848 ईस्वी की क्रांति के मतलब कि ये पूछ रहा है कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण बतावे। तो आप लोग बोलिएगा कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण निम्नलिखित है। ठीक है सर। पहला क्वेश्चन है आपका, तो मतलब कि इसका पहला लाइन लिखेंगे हम लोग 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण बताओ। तो लिखिएगा 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण निम्नलिखित हैं। पहला आपका लुई फिलिप द्वारा पहले लिख देंगे, लुई फिलिप द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजो को प्रधानमंत्री बनाना, पहला था ये। दूसरा क्या था सर, दूसरा था लुई फिलिप की द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजो को प्रधानमंत्री बनाना। और दूसरा था लुई फिलिप की कमजोर नीति। ठीक है, यानी कि इसका दो क्या था सर, लुई फिलिप मतलब कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण बतावे। तो आप लोग लिखिएगा कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण निम्नलिखित है। पहला लिखिएगा क्या कि लुई फिलिप द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजो को प्रधानमंत्री बनाना। मतलब क्या हुआ कि लुई फिलिप जो एक मतलब आदमी था, इंसान था, वो गीजो भी एक क्या था, व्यक्ति था, उसमें गीजो भी क्या था, व्यक्ति था। लुई फिलिप द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजो को प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, ये पहला इसका क्या था, फ्रांसीसी क्रांति का कारण था। और दूसरा क्या था कि लुई फिलिप की कमजोर नीति, और लुई फिलिप का इसमें क्या था, नीति जो था इसका बहुत कमजोर था, तब ना ये किसको, गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है, ज्यादा हिस्ट्री में डिटेल में नहीं जा सकते हैं, बस जितना बता रहे उतना लिख लीजिए, और डिटेल में जाने के लिए हम वीडियो लाएंगे अच्छे वाले। ठीक है, तो 1848 की फ्रांसीसी के कारण बताइए। तो लिखिएगा कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण निम्नलिखित है। पहला लुई फिलिप द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजो को प्रधानमंत्री बनाना, यानी कि लुई फिलिप द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजो को प्रधानमंत्री बनाया गया। दूसरा है कि लुई फिलिप की कमजोर नीति, और दूसरा था कि लुई फिलिप की कमजोर नीति थी इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लेके आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा, याद रखिएगा, जो आपका यहाँ पर रेड है ना, जहां पर रेड है समझ लीजिए वो आंसर है। ठीक है, जहां पर रेड है वो आपका आंसर है, जहां पर रेड है वो आंसर है। ठीक है, अभी हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो इंपॉर्टेंट था वो आपको करवा रहे हैं, और देख लीजिए ये क्वेश्चन सब याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपका वियना कांग्रेस की क्या लिखना है, दो उपलब्धियां बतावे। वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां बतावे। वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां बतावे। आपको क्या बताना है कि वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां क्या क्या है। ठीक है, आप लोग लिखिएगा ऐसे लिखिएगा, वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां निम्नलिखित है। पहला क्या था सर इसका, पहला था क्या, वियना कांग्रेस दो उपलब्धियां लिखिए। तब लिखिएगा वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां निम्नलिखित है। पहला क्या है सर, पहला है आपका पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना, यानी कि पुरातन व्यवस्था
पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना, पुनर्स्थापना मतलब कि पुरातन व्यवस्था को फिर से लाया गया, पुरातन व्यवस्था या पुनर्स्थापना। और दूसरा है आपका, दूसरा क्या आपका, दूसरा है गणतंत्र तथा प्रजातंत्र का विरोध करना, गणतंत्र तथा प्रजातंत्र का, गणतंत्र तथा प्रजातंत्र का विरोध करना, गणतंत्र तथा प्रजातंत्र का विरोध करना। ठीक है, इसमें दो नीति था। ठीक है, इसमें दो नीति था। क्या क्या सर, कि वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां बतावे, तो आप लोग लिखिएगा कि वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां निम्नलिखित थी, वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां निम्नलिखित थी। पहला क्या था इसमें कि सर पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना, यानी जो पुरातन व्यवस्था था उसको क्या किया गया, पुनर्स्थापना। पुनर्स्थापना, पुनः मतलब होता है दोबारा, यानी कि फिर से उसको स्थापना किया गया। ठीक है, ये पहला हो गया आपका क्या, वियना कांग्रेस की उपलब्धियां। फिर दूसरा है कि गणतंत्र तथा प्रजातंत्र का विरोध करना, मतलब कि इसमें क्या हुआ था कि गणतंत्र तथा प्रजातंत्र का क्या किया गया था, विरोध किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा, ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई, तो आप लोग लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा। ठीक है, आप लोग लिखिएगा जर्मनी के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, रक्त लौह की नीति अपनाई। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। उसका मानना था बिना सेना के जर्मनी, उसका मानना था बिना सेना के जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है, इसलिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। मतलब ये क्वेश्चन अब क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई, तो आप लोग बोलिएगा कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। उसका मानना था बिना सेना के जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है, इसलिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ क्या किया था, युद्ध किया था। इसलिए उसने क्या किया, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ क्या किया, वो युद्ध किया। क्यों किया, तो सर जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई, तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई, तो आप लोग बोलिएगा रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई, तो लिखिएगा ऐसे कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। उसका मानना था बिना सेना के जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है, इसलिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। आपको अपनी भाषा में लिख के आना। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कांग्रेचुलेशन, आपका जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 जो है आपका, ठीक है, चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1, इस चैप्टर 1 में जितने क्वेश्चन आपके पूछने वाले थे शॉर्ट के, जितने क्वेश्चन पूछने वाले थे शॉर्ट के, वो सब आपका समाप्त हो गया। बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। इतने क्वेश्चन जो आपको बताया है इस चैप्टर में, इस चैप्टर से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, इस चैप्टर में जितना क्वेश्चन बताया उस सब क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो एसएसटी में, हिस्ट्री में, इतिहास में इस चैप्टर मतलब कि जो क्वेश्चन पढ़ा है इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, और चैप्टर 2 पढ़ाएंगे आपको, फिर 3 पढ़ाएंगे। चैप्टर 2 और 3 खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे और आपका हिस्ट्री जल्दी से खत्म हो जाएगा, 2 नंबर वाला आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पे प्लीज कंटिन्यू बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त लोगों को शेयर कीजिए जो अभी भी 10th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, तो चैप्टर 2 पे आते हैं हम। ठीक है, अब आते हैं हम अपने चैप्टर 2 पे। ठीक है, चैप्टर 1 क्या हो गया आपका, इंद हो गया है। हम आते हैं अपने चैप्टर 2 पे, चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर 2 में जो आपका आएगा हिस्ट्री का क्वेश्चन,
ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है चैप्टर 2 में, और चैप्टर 2 का सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, आपका ये रहा। क्या है क्वेश्चन सर? पहला है पूंजीवाद, पूंजीवाद, पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद क्या है? ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जिसमें उत्पादन, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर साधन एवं पूंजीपतियों, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है, उसे पूंजीवाद कहते हैं, पूंजीवाद कहते हैं। तो पूंजीवाद क्या? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है उसे पूंजीवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पूंजीवाद कहते हैं। तो पूंजीवाद क्या सर? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें क्या हो? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का क्या होता है? नियंत्रण होता है, उसे क्या कहते हैं सर? पूंजीवाद कहते हैं। ठीक है, जैसे में आपको इसका एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे अपना क्या है? अमेरिका, जैसे क्या? अपना अमेरिका जो है, ठीक है, तो अमेरिका हो गया, अमेरिका हो गया, दूसरा क्या हो गया? अमेरिका आदि। मतलब ये पूंजीवाद क्या है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पे क्या होता है? पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है, उसे क्या कहते हैं? पूंजीवाद कहते हैं। ठीक है, तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन क्या सर? कि सरबराह वर्ग क्या है? सरबराह वर्ग क्या है? तो बोलेंगे समाज का वैसा वर्ग जिसमें न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाले पीढ़ियों को ध्यान में रखे, वो क्या हो गया? देखिए, सबसे वो छोड़िए, सरबराह वर्ग क्या है? आप लोग आसान भाषा में समझिए कि सरबराह वर्ग क्या है। तो आप लोग बोलिएगा सरबराह वर्ग क्या है? बोलिएगा समाज का वैसा वर्ग, अवैसा वर्ग, समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान एवं मजदूर एवं आम गरीब लोग आते हैं, उसे सर्वहारा वर्ग क्या कहते हैं? सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सरबराह वर्ग क्या है, तो आप लोग बोलिएगा कि समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान एवं मजदूर एवं आम गरीब लोग आते हैं। मतलब कि किसान आता है, मजदूर आता है, फिर आम गरीब लोग आता है, उसे क्या कहते हैं सर? सर्वहारा वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके क्या है? 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि क्रांति से पूर्व क्या है? क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? मतलब ये पूछ रहा है क्रांति से पूर्व ऋषि किसानों की स्थिति कैसी थी। ये भी क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है? क्रांति से पूर्व ऋषि किसानों की स्थिति कैसी थी? भूल के मत पढ़ो। ठीक है, क्रांति से पूर्व ऋषि किसानों की स्थिति कैसी थी? तो आप लोग लिखिएगा क्रांति से पूर्व ऋषि किसानों की स्थिति अत्यंत
नीय थी, अत्यंत दयनीय थी, मतलब दया दया आ जाता था आप लोग वैसे देखते तो। मतलब क्रांति से पूर्व ऋषि किसानों की स्थिति कैसी थी, अत्यंत दयनीय थी, अत्यंत क्या थी, दयनीय थी। उनके 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 छोटे छोटे खेत उनके छोटे छोटे खेत होते थे उनके छोटे छोटे खेत होते थे जिन पर उनके छोटे छोटे क्या होते थे, खेत होते थे जिन पर वे पुराने तरीके से क्या करते थे, जिन पे वो पुराने तरीके से क्या करते थे, खेती करते थे, पुराने तरीके से खेती करते थे। ठीक है, क्या लिखिएगा कि क्रांति से पूर्व ऋषि किसानों की स्थिति कैसी थी, तो लिखिएगा क्रांति से पूर्व ऋषि किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके छोटे छोटे खेत होते थे जिन पर वो पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास क्या था, उनके पास पूंजी का अभाव था। मतलब क्या था, उनके पास पैसे का क्या था, अभाव था। यानी कि आप लोग क्या लिखिएगा कि क्रांति से पूर्व ऋषि किसानों की स्थिति कैसी थी। हम इतना बोलेंगे ना कि आपको खुद याद हो जाएगा कि क्रांति से पूर्व ऋषि किसानों की स्थिति कैसी थी। तो आप लोग लिखिएगा क्रांति से पूर्व ऋषि किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके छोटे छोटे खेत होते थे जिन पे वे पुराने तरीके से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था। वे करों के बोझ से दबे थे। ठीक है, क्या थे, दबे थे। मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि क्रांति से पूर्व ऋषि किसानों की स्थिति कैसी थी। तो आप लोग बोलिएगा कि सर क्रांति से पूर्व ऋषि किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके छोटे छोटे खेत होते थे जिन पे वे पुराने तरीके से खेती करते थे। उनके पास क्या था, पूंजी का अभाव था, मतलब पैसा का अभाव था। वे करों के बोझ से दबे थे, मतलब वो क्या थे, कर्जों के बोझ से, मतलब वे हुआ करता था, तो करों के बोझ से क्या थे, वो दबे थे। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपका है तीसरा क्वेश्चन इस चैप्टर का। और आपका एक अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें, जो कि 2 नंबर के लिए। याद रखिएगा रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों को बतावे। यानी कि ऋषि क्रांति के किन्हीं 2 कारणों को आप लोग क्या कीजिए, बताइए, ये पूछ रहा है। तो आप लोग लिख दीजिएगा कि ऋषि क्रांति के किन्हीं 2 कारण निम्नलिखित है। क्या लिखिएगा, ऋषि क्रांति के, देखिए आंसर बता देते हैं। आंसर वाले में हम आप लोग को हाईलाइट कर देते हैं कि ये आपका आंसर वाला लाइन है। ठीक है, ये आपका आंसर वाला लाइन है। ठीक है, तो रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों को लिखे, मतलब रूसी क्रांति जो हुआ था उसका कोई 2 कारण बता दीजिए। रूस में जो क्रांति हुआ था ना, उस क्रांति का आपको कोई 2 कारण बताना है। तो आपको क्या करना है, बता देना है कि रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारण निम्नलिखित है। पहले ये से लिख दीजिएगा कि रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारण निम्नलिखित है। किन्हीं दो कारण निम्नलिखित है। पहला क्या था, कृषकों की दयनीय स्थिति। इस क्वेश्चन में बताया था ना कि कृषकों की दयनीय स्थिति, मतलब कृषकों की दयनीय स्थिति। उनका स्थिति बहुत दयनीय स्थिति। ठीक है, उनका स्थिति इतना दयनीय था ना कि उन्हें कोई देखता था तो उन्हें लगता था कि बहुत ही कमजोर है, बहुत पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। ठीक है, तो उनका स्थिति इतना खराब था। ठीक है, दूसरा क्या, कृषकों की तो दयनीय स्थिति था, जो खेती करता था उनका तो दयनीय स्थिति था ही, लेकिन मजदूरों का भी क्या था, दयनीय स्थिति था। मजदूर मतलब आम गरीब लोग जो क्या करते हैं, लकड़ी ढोते हैं, बोझा ढोते थे, लकड़ी उठाते थे, उनका भी स्थिति बहुत घटिया था। यानी कि मजदूरों की दयनीय स्थिति, और मजदूरों की भी दयनीय स्थिति थी। ठीक है, तो ये 2 आपका रीजन है इसका। ठीक है, ये आपका 2 रीजन है कि ऋषि क्रांति के किन्हीं 2 कारणों को बताते। तो ऋषि क्रांति के किन्हीं 2 कारण निम्नलिखित है। पहला है कृषकों की दयनीय स्थिति, दूसरा है मजदूरों की दयनीय स्थिति। ठीक है, तो क्लियर होगा आप लोगों को। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि खूनी रविवार क्या है, क्या है खूनी रविवार क्या है। तो आप लोग लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा 9 जनवरी 9 जनवरी 9 जनवरी 1905 ईस्वी को 9 जनवरी 1905 ईस्वी को सेंट पीटर्स वर्ग में निहत्थी जनता के प्रदर्शन पर रूसी सेना द्वारा, मतलब बोल रहा है कि खूनी रविवार क्या, तब लोग लिखिएगा 9 जनवरी 1905 ईस्वी को सेंट पीटर्सबर्ग में निहत्थी जनता के प्रदर्शन पर रूसी सेना द्वारा चलाई गई गोलियों से 9 जनवरी 1905 ईस्वी को सेंट पीटर्सबर्ग में निहत्थी जनता के प्रदर्शन पर रूसी सेना द्वारा चलाई गई गोलियों से हजारों व्यक्ति मारे गए। इस घटना को खूनी रविवार या लाल रविवार कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि सर खूनी रविवार क्या है, तो आप लोग बोलिएगा कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी को सेंट पीटर्सबर्ग में निहत्थी जनता के प्रदर्शन पर रूसी सेना द्वारा चलाई गई गोली से हजारों व्यक्ति मारे गए, इसी घटना को खूनी रविवार या लाल रविवार कहते हैं। देखिए अच्छे से समझाते हैं आपको कि खूनी रविवार क्या है। तो बोलिएगा कि सर 9 जनवरी यानी कि 9 जनवरी का दिन था 1905 ईस्वी में, मतलब जैसे अभी 2026 है वैसे ही 1905 ईस्वी था। उसमें सेंट पीटर्सबर्ग में, मतलब सेंट पीटर्सबर्ग एक जगह है जिसमें निहत्थी जनता, मतलब लोग खाली हाथ थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था, निहत्थी जनता के प्रदर्शन हो रहा था। तो उस रूसी सेना द्वारा, मतलब कि रूस के लोगों द्वारा चलाई गई गोली, मतलब उनके द्वारा चलाई गई गोलियों से क्या हुआ, हजारों व्यक्ति मारे गए। इसी घटना को क्या कहा गया, खूनी रविवार या लाल रविवार कहा गया, क्योंकि ये घटना जो हुआ था वो रविवार को हुआ था, इसलिए इसे खूनी रविवार या लाल रविवार कहा जाता है। तो ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2 नंबर वाले हैं, ये भी आपका 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आज ये क्लास में पूरे वीडियो को आप लोग देखिएगा, प्लीज स्किप मत कीजिएगा, अभी भी बोल रहे हैं ये क्लास बहुत लंबा जाने वाला है, ठीक है। ठीक है, तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका जो इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि हाँ, अक्टूबर क्रांति क्या है। अक्टूबर क्रांति क्या है। अक्टूबर क्रांति क्या है, इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो अक्टूबर क्रांति क्या है सर, अक्टूबर क्रांति क्या है, आप लोग बता सकते हैं कि अक्टूबर क्रांति क्या है। लिखेंगे अक्टूबर क्रांति क्या है सर, अक्टूबर क्रांति क्या है, तो लिखिएगा 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक ने, मतलब क्या बोल रहा है कि अक्टूबर क्रांति क्या है सर, तो लिखेंगे 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक ने, एक मिनट रुकिएगा आप लोग, ये अक्टूबर क्रांति क्या है, क्या बोल रहा है, ठीक है सर, पूछ रहा है क्या अक्टूबर क्रांति क्या है। तो आप लोग इसको ऐसे नहीं लिखिएगा, हम बताएं कैसे लिखिएगा। आप लोग ऐसे लिखिएगा कि अक्टूबर क्रांति क्या है, तो आप लोग कैसे लिखिएगा हम बता देंगे। देखिए हम एक और बताते हैं लेकिन वो भारी हो जाएगा, आप लोग लिख नहीं पाएंगे, वो याद भी नहीं होगा, इसलिए हम आपको बताते हैं कि अक्टूबर क्रांति क्या है सर। तो लिखेंगे मार्च की क्रांति के बाद 1917 ईस्वी में ही दूसरी बार क्रांति हुई और यह क्रांति 7 नवंबर 1917
17 और यह क्रांति 7 नवंबर 17 ईस्वी को हुई, और यह क्रांति 7 नवंबर 17 ईस्वी को हुई, पर पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार यह दिन बोला है कि अक्टूबर क्रांति के अनुसार लिखेंगे, अक्टूबर क्रांति क्या तो मार्च क्रांति के बाद 17 ईस्वी में ही दूसरी बार क्रांति हुई। यह क्रांति 7 नवंबर 17 ईस्वी को हुई, पर पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार वह दिन वह दिन 25 मार्च 1917 था। 25 मार्च 1917 था। मतलब ये क्या है कि अक्टूबर क्रांति क्या है, तो आप लोग लिखिएगा कि मार्च की क्रांति के बाद 1917 में ही एक बार फिर से क्रांति हुई, दूसरी क्रांति हुई और यह क्रांति 7 नवंबर 17 ईस्वी को हुई, पर पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार वह दिन 25 मार्च 1917 था। 25 मार्च 1917 था। अतः यह क्रांति अक्टूबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो मतलब बोल रहा है कि अक्टूबर क्रांति क्या है, तो आप लोग लिखिएगा कि मार्च की क्रांति के बाद 1917 ईस्वी में क्या होता है कि मार्च की क्रांति हुई, तो मार्च की क्रांति के बाद 1917 ईस्वी में ही मार्च की क्रांति का 1917 ईस्वी में दूसरी बार क्रांति हुई, और यह क्रांति क्या हुई, और यह क्रांति 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुई। कब हुई थी? 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुई, पर पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार वह दिन 25 मार्च 1917 था। अतः यह क्रांति अक्टूबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानी जाती है। तो क्लियर होगा? ऐसे ही आप लोगों को याद करना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को याद करके जाना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मतलब ये क्या कह रहा है कि अक्टूबर क्रांति क्या था, मतलब बोलिएगा कि मार्च की क्रांति क्या होता है, मार्च में क्रांति होता है। मार्च की क्रांति के बाद 1917 ईस्वी में ही दूसरी बार क्रांति हुई, और यह क्रांति हुई थी 7 नवंबर 1917 ईस्वी को। कब हुई थी? 7 नवंबर 1917 ईस्वी को। पर पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार यह दिन क्या था? ये था 25 मार्च। ठीक है, 25 मार्च 1917 था। अतः यह क्रांति अक्टूबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो क्लियर होगा? आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि साम्यवाद क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि साम्यवाद क्या है। तो आप लोग बोलिएगा ऐसे, आप लोग ऐसे बोलिएगा साम्यवाद क्या है सर। तो साम्यवाद क्या है, तो लिखेंगे वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाज के सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाज के सभी लोगों को क्या हो? समान अधिकार प्राप्त हो। समान अधिकार प्राप्त हो, ऐसे लिख सकते हैं समान रूप से अधिकार प्राप्त हो, और क्या हो? समान रूप से अधिकार प्राप्त हो, और सारी संपत्ति क्या हो? सारी संपत्ति सरकार के अधीन होता है। इसमें सारी संपत्ति क्या हो? सरकार के अधीन हो। सारी संपत्ति सरकार के अधीन हो तो उसे साम्यवाद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? साम्यवाद कहते हैं। ठीक है, तो जब भी आपसे कोई पूछे कि साम्यवाद किसे कहते हैं, तो आप लोग लिखिएगा वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाज के सभी लोगों को क्या हो? समान अधिकार प्राप्त हो, और सारी संपत्ति सरकार के अधीन हो, और क्या हो? सारी संपत्ति का उसमें सरकार के अधीन हो, उसे क्या कहते हैं? साम्यवाद कहते हैं। क्लियर होगा कि साम्यवाद किसे कहते हैं? ठीक है,
तो ये भी क्वेश्चन आपके 2 नंबर के, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं ना प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा वीडियो को, इतना मेहनत सिर्फ आपके लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं ना आप देख लीजिएगा, आप लोग एग्जाम दे के आइएगा ना तो मिलाइएगा, आपका हर एक क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। अगर भरोसा ना हो तो आप लोग पढ़ के जाइए, अगर नहीं आया ना तो आप लोग हमको बताइएगा, मेरे नंबर पे कॉल कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर आप पढ़ाए नहीं मिला, भैया पढ़ाए और नहीं मिला है, एक भी नहीं आया, ऐसे जरूर आएगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए, कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू देखिए वीडियो को, छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, अब देखिए इतना पढ़ लिए हैं, अब हम बताते हैं आपको और क्या क्या है इसमें जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, बोल्शेविक क्रांति के 2 तात्कालिक कारण बतावे। क्या? बोल्शेविक 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 क्रांति के बोल्शेविक क्रांति के 2 तात्कालिक कारण बतावे। बोल्शेविक क्रांति के 2 तात्कालिक कारण बतावे। ये भी क्वेश्चन आपके 2 नंबर वाले हैं और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, और ये कितना बार पूछे भी गए हैं तो आप लोग बताइएगा कि बोल्शेविक क्रांति के 2 तात्कालिक कारण निम्नलिखित है। पहले ऐसे लिख दीजिएगा, पहले ऐसे लिखिएगा कि बोल्शेविक क्रांति के 2 तात्कालिक कारण निम्न है। बोल्शेविक क्रांति के 2 तात्कालिक कारण निम्नलिखित है, ऐसे लिख दीजिए, निम्नलिखित है, निम्नलिखित। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति के 2 तात्कालिक कारण निम्नलिखित है। ठीक है, अब इसमें लिखिएगा पहला, अब इसमें आप लोग लिखिएगा पहला, फिर लिखिएगा दूसरा कि कौन कौन से कारण है आपके। ठीक है, आप लोग लिखिएगा पहला और दूसरा। क्या लिखिएगा आप लोग बताइए, आप लोग को याद है क्या कि बोल्शेविक क्रांति के कोई 2 तात्कालिक कारण बताइए, कोई आप लोग को याद है? ठीक है, तो हम बताते हैं आप लोग की बोल्शेविक क्रांति के 2 तात्कालिक कारण निम्नलिखित है। सर पहला क्या था? सर पहला था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय से प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय से रूस की जनता और भी क्या हुई? प्रथम विश्व में रूस की पराजय से रूस की जनता और भी आक्रोशित हो गई। क्या हुई? और भी आक्रोशित हो गई। ठीक है, मतलब कि प्रथम विश्व में रूस की पराजय से रूस की जनता और भी आक्रोशित हो गई। पहला रीजन क्या था कि प्रथम विश्व में रूस की पराजय से रूस की जनता और भी आक्रोशित हो गई। अब दूसरा क्या था इसका कारण? दूसरा क्या था सर इसका तात्कालिक कारण? दूसरा था इसका क्या? अब दूसरा बता रहे हैं आप लोगों को और फिर हम समझाएंगे। पहले देखिए, आप लोग सोचिएगा कि हर एक क्वेश्चन आपको आसान मिल जाए, हर एक क्वेश्चन का आंसर इजी हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। जो क्वेश्चन का जितना आंसर होगा वो तो आंसर होगा, आप लोग को याद तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा, हम भी किए थे अपने टाइम में याद। ठीक है, तो याद आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना बता रहे वो आप लोग कीजिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन मतलब कि इसका अगला लाइन क्या लिखेंगे? सर पहला कारण तो ये हो गया कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय से रूस की जनता और भी आक्रोशित हो गई। अब दूसरा लाइन लिखेंगे, दूसरा लाइन लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जार निकोलस द्वितीय ने क्या किया? सर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जार निकोलस द्वितीय की अनुमति से, जार निकोलस द्वितीय की अनुमति से जरीना ने क्या बोला है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जार निकोलस द्वितीय की अनुमति से जरीना और उसके
तथा कथित गुरु जरीना और उसके तथा कथित गुरु रास्पुटीन, रास्पुटीन होगा, हाँ, रास्पुटीन को षड्यंत्र घोषित कर दिया गया, यही ना, षड्यंत्र घोषित नहीं किया, षड्यंत्र से राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी गिर गई, और भी क्या हुई, गिर गई। ठीक है, तो सर ये क्या बोला क्वेश्चन कि बोल्शेविक क्रांति के दो तात्कालिक कारण बताना, मतलब बोल्शेविक क्रांति का आपको क्या बताना है, दो तात्कालिक कारण बताना है। तो आप लोग लिखिएगा बोल्शेविक क्रांति के दो तात्कालिक कारण लिखित है। पहला लिखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय से रूस की जनता और भी आक्रोशित हुई। मतलब क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो उसमें क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था तो उस विश्व युद्ध से पहले ही क्या हुआ था, जनता गुस्साया हुआ था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय से मतलब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें क्या होता है, रूस का पराजय हुआ था, मतलब रूस का हार हुआ था उसमें। तो वही बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय से रूस की जनता क्या हुई, और भी आक्रोशित हो गई रूस की जनता। ठीक है, तो ये था पहला इसका तात्कालिक किसका, बोल्शेविक क्रांति का। फिर दूसरा कारण आया कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जार निकोलस द्वितीय की अनुमति से जरीना और उसके तथाकथित गुरु रास्पुटीन को षड्यंत्र से राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी गिर गई। मतलब दूसरा रीजन ये था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ, जार निकोलस द्वितीय जो है ना, जार निकोलस द्वितीय की अनुमति से जरीना और उसके तथाकथित गुरु रास्पुटीन को षड्यंत्र से राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी क्या हुई, गिर गई। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, ये भी आपका 2 नंबर वाला है, तो ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि कार्ल मार्क्स के बारे में आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कार्ल मार्क्स के बारे में आप क्या समझते हैं, तो कार्ल मार्क्स के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स के बारे में क्या जानते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, ये भी क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स वाले हैं। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स के बारे में आप क्या समझते हैं, तो आप लोग लिखिएगा कार्ल मार्क्स का जन्म, जिसके बारे में पूछे ना उसके बारे में सबसे पहले क्या कीजिए, उसका जन्म कुंडली लिखिए, तो आपका क्वेश्चन आंसर में नंबर वो अच्छा देगा, देखेगा तो कि हाँ बच्चा बहुत अच्छा लिखा है, तो वैसे आपको लिखना है, उस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में क्या कब हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में राइन प्रांत के टियर नगर में यहूदी परिवार में कब हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म ऐसे लिखेंगे कि कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। बोला कार्ल मार्क्स जन्म कब हुआ के बारे में आप क्या समझते बोलेंगे, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। मतलब कि कार्ल मार्क्स के बारे में सबसे पहले लिख देंगे, तो कार्ल मार्क्स कौन था, तो सर कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर एक यहूदी परिवार में हुआ था। और मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल प्रकाशित करवाया। देखिए, तो इतना ही लिखना है आपको कि कार्ल मार्क्स के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर के लिए काफी होगा। तो सर कार्ल मार्क्स के बारे में आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले उसका क्या जन्म कुंडली लिखेंगे, कहाँ जन्म हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। तो सर कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल प्रकाशित करवाया। बस इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर के लिए वो काफी है। ठीक है, इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्लियर होगा नहीं ये वाला कि कार्ल मार्क्स के बारे में क्या समझते हैं। तो कार्ल मार्क्स के बारे में क्या जानते हैं सर, उसका जन्म लिख देंगे। तो कार्ल मार्क्स का जन्म का वो अपने मन से देखिए, हम खुद से सुनाएंगे। सर कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में 1818 ईस्वी में राइन प्रांत के तियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। आप लोग खुद देखिए पीछे, ठीक है। क्या हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में राइन प्रांत के टियर नगर में एक यहूदी परिवार में जन्म हुआ था। कब हुआ था सर, तो जन्म हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी को, ठीक है। तो सर फिर एक यहूदी परिवार में हुआ था। मार्क्स ने क्या किया था, 1867 ईस्वी में दास कैपिटल प्रकाशित करवाया। और ये आपको ऑब्जेक्टिव में आया होगा कि दास कैपिटल का प्रकाशित कब किया गया, तो 1867 ईस्वी आपका ऑप्शन देगा। तो ये आप लोग टिक मार के आइएगा, ठीक है। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका कि लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों की गई। ये क्वेश्चन में आपका आ गया है कि लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों की गई। लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों की गई, ये भी आपका 2 नंबर वाला है, ठीक है। इसे भी आपको याद रखना है। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन आप बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो प्लीज क्लास को स्किप मत कीजिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, थोड़ा भी समझ नहीं आएगा। ये हम पहले ही बोल दे रहे हैं, क्लास स्किप करके देखिएगा, थोड़ा भी समझ नहीं आएगा। मेरे बातों को समझिएगा, मेरे लिखने के बाद जो हम बोलेंगे उसको सुनिएगा, आपको खुद ऑटोमेटिक दिमाग में आधा से ज्यादा अभी सेट हो जाएगा, यानी कि आपका 80% अभी सेट हो जाएगा, गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज देखिए, कंटिन्यू देखते रहिए, ठीक है। तो लिखेंगे लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों की गई। तो आप लोग लिखिएगा लेनिन ने अनुभव किया क्या अनुभव किया सर, लेनिन ने अनुभव किया कि तत्काल पूरी सामाजिक व्यवस्था लागू करना संभव नहीं है। लेनिन ने अनुभव किया कि तत्काल पूरी सामाजिक व्यवस्था लागू करना संभव नहीं है, इसलिए रूस की अर्थव्यवस्था मतलब क्या कह रहा है कि लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों की गई। तो आप लोग लिखिएगा कि लेनिन ने अनुभव किया, क्या अनुभव किया सर, कि लेनिन ने अनुभव किया कि तत्काल पूरी समाजवादी व्यवस्था लागू करना संभव नहीं है, इसलिए रूस की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए रूस की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए रूस की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए एक मिनट रुकिए, तो लेनिन ने अनुभव किया कि तत्काल पूरी समाजवादी यहाँ सामाजिक मत लिखिएगा, इसे लिखिएगा समाजवादी, क्या समाजवादी व्यवस्था लागू करना संभव नहीं है, इसलिए रूस की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की। इतना लिख दीजिएगा, इतना काफी है आपका। तो जब भी बोले कि लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों कही गई, तो आप लोग क्यों की गई, तो आप लोग बोलिएगा लेनिन ने अनुभव किया। लेनिन ने क्या किया था, लेनिन अनुभव किया कि तत्काल पूरी समाजवादी व्यवस्था लागू करना संभव नहीं है, इसलिए उसने क्या किया, इसलिए रूस की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की। अब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि नई आर्थिक नीति की घोषणा किसने की, तो आप लोग बोलिएगा लेनिन ने की, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए अपने मन से बोले ना, ये तो कहानी की तरह ही हो गया कि लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों की गई। आप लोग बोलिएगा लेनिन ने अनुभव किया कि तत्काल पूरी समाजवादी व्यवस्था लागू करना संभव नहीं है, इसलिए उसने क्या किया, इसलिए रूस की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए लेनिन ने क्या किया, नई आर्थिक नीति की घोषणा की, ठीक है। तो इतना क्लियर होगा आपको। और कांग्रेचुलेशन
कॉन्ग्रेचुलेशन। जहां तक हम आपको बताए थे कि आपका चैप्टर 2 भी आपका समाप्त हो गया। 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अब इससे बाहर आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इससे बाहर इतना पढ़ लेते हैं ना, इससे एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा। ये सब आना ही आना है, ये कंफर्म है कि ये सब आपका आएगा ही आएगा, ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन को क्या करना है आप लोगों को पढ़ लेना है, अच्छे से समझ लेना है कि कार्ल मार्क्स के बारे में क्या समझते। तो बोल दीजिए सर, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में 5 मई 1828 ईस्वी को जर्मनी के रैनप्लांटियर नगर एक यहूदी परिवार में हुआ था। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल प्रकाशित करवाया। बस इतना लिख देंगे। फिर लिखेंगे सर, अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों की गई। तो आप लोग बोलिएगा कि लेनिन ने अनुभव किया कि तत्काल पूरी समाजवादी व्यवस्था लागू करना संभव नहीं है, इसलिए उसने क्या किया, रूस की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए नई आर्थिक नीति की घोषणा की। बस इतना लिखना है आप लोगों को, और क्या लिखना है। बस यही क्वेश्चन पूछा कि नई आर्थिक नीति घोषणा क्यों की, तो बता दिए। ठीक है, तो देखिए कांग्रेचुलेशन, आपका चैप्टर 2 भी समाप्त हो गया। 1, 2 चैप्टर समाप्त करवा दिए आपका। अब आएंगे लेके वीडियो नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग क्या करेंगे, चैप्टर 3, 4 कंप्लीट करवाएंगे, क्योंकि अब टाइम नहीं है। और देखिए जितना बता रहे हैं ना उसको लिखना नहीं है आपको, अगर लिखिएगा तो टाइम बर्बाद होगा। आप लोग क्या कीजिए, फोन में ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रिकॉर्डेड वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि देखिए हमारा दिमाग एक चीज को देखिएगा, गौर कीजिएगा। आप लोग क्या करते हैं, गाना वाना सुनते हैं ना, तो गाना सुनते तो क्या होता है, गाना हमें जल्दी याद होता है। क्यों याद होता है, क्योंकि हम उसको रिकॉर्ड किए हुए चीज को हम सुनते हैं। अगर अपने रिकॉर्ड किए हुए चीज को हम बार बार सुनेंगे तो क्या होगा, हमें जल्दी याद होगा। तो वही है, आप लोग रिकॉर्डेड क्लास है ना, तो अगर चाहें तो रिकॉर्डेड क्लास को रिकॉर्ड करके बार बार देख सकते हैं। अगर दुगुना स्पीड पे करना है तो दुगुना स्पीड पे कर लीजिए, 1.5 पे कर लीजिए, या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेके याद कीजिए। ठीक है, जैसे आपको आसानी हो वैसे कीजिए, लेकिन लिखिएगा मैं नहीं, क्योंकि अब टाइम नहीं है आपके पास, 15 दिन 14 दिन बचा है। तो आप लोग प्लीज अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक टेक केयर एंड बाय।